चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 9 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मंडे है, सभी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक सारे क्वेश्चन देखिएगा, एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। एक एक फैक्ट नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन पर जाकर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा, यह पूछा जा सकता है, किस राज्य ने बजट 2026-27 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो यह राज्य हो जाएगा भारत का कर्नाटका स्टेट। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट 2026-27 में यह एक प्रस्ताव रखा है विधानसभा के सामने कि राज्य में 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे उन पर सोशल मीडिया के यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। अगर यह प्रस्ताव पास कर लिया जाता है और इसे लागू किया जाता है तो कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लगाया है। अभी केवल प्रस्ताव लाया गया है। कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, इन्होंने इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो बच्चों में जो डिजिटल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, आपको भी पता होगा, घंटों रील्स पर सोशल मीडिया पर हम बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो डिजिटल एडिक्शन है, इससे एक और प्रॉब्लम आता है कि जो प्राइवेसी होती है बच्चों की वो भी भंग होती है। जैसे तो माता पिता के गाइडेंस में उनको यूज करना चाहिए, पर इंडिया में ऐसा होता नहीं है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चों में जो डिजिटल एडिक्शन है उसको खत्म करना, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उसको कंट्रोल करना, यह उद्देश्य है कर्नाटक सरकार का कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया में इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट भी है जिसे कहा जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। यह 2023 में आया था। नॉर्मली तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य था कि भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल प्राइवेसी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि जो बच्चे हैं ना, वो अपने पेरेंटल कंसेंट के आधार पर अपने माता पिता के गाइडेंस में सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। और अगर कोई राज्य इस पर प्रावधान करना चाहता है, कोई कानून बनाना चाहता है, तो वो इससे रिलेटेड कानून बना सकता है। तो अगर कर्नाटक ऐसा कानून लेकर आता है तो फिर कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन जाएगा जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया है। अभी तक कानून बना नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी इस पर विचार कर रहा है। अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ये ऑलरेडी कर चुका है। वर्ल्ड के काफी देश अब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब इंडिया के जो स्टेट हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, वो भी इस बारे में सोच रही है कि ऐसा कोई कानून या लॉ लेकर आना चाहिए, ठीक है। यूके के रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? एस्मंड बी मार्टिन प्राइज। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं, इस पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। देता कौन है? यूके का रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी नाम की एक संस्था है, वो ये अवार्ड हर साल अनाउंस करती है। अब 2026 में ये जो अवार्ड है ना, भारत की कृति के करंथ को दिया गया है। तो कृति के करंथ इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली इंडियन बनी। इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा। तो ये है कीर्ति के करंथ, पहली भारतीय जिन्हें यूके का एक बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज दिया गया, और इस प्राइज का नाम है एस्मंड बी मार्टिन प्राइज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो अगर हम कीर्ति के करंथ की बात करते हैं तो ये आंसर ले लिया है क्या हमने? आंसर हो जाता है आंसर ए। अगर इनकी बात करें तो ये खुद भारत में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली व्यक्ति है, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है। कृति के करंथ 2026 में एस्मंड बी मार्टिन प्राइज दिया गया। लेकिन इनको ये जो अवार्ड मिला है ना,
एक व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है जिनका नाम है अलेक्जेंडर एंटोनेली। अलेक्जेंडर एंटोनेली की बात करें तो ये यूके के ही हैं, लंदन के प्रोफेसर हैं, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो इनको संयुक्त रूप से डॉक्टर कृति के साथ ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर कृति को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में इनका जो योगदान है, इसी उद्देश्य से ये अवार्ड दिया गया। अगर हम यहां पर लंदन के साइंटिस्ट की बात करते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी और प्लांट के रिसर्च के लिए इनको सम्मानित किया गया है, अलेक्जेंडर को। तो दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया। हमारे लिए कृति करंट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से आती है इंडिया में? तो भारत में कर्नाटका की रहने वाली है। कर्नाटका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, इसकी सीईओ के पद पर है। ठीक है, ये संस्था नॉर्मली अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च और अवेयरनेस बढ़ाना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यही काम करती है, और मानव और वन्य जीवन के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए यह संस्था इनकी काम करती है। इस संस्था के माध्यम से आसपास के गांवों में, कर्नाटक में इन्होंने काफी जागरूकता फैलाई है। इवन जो महिलाएं हैं आसपास के संरक्षित क्षेत्रों की, उनको भी अपनी मुहिम से जोड़ा है। तो इसीलिए कीर्ति के करंथ को हाल ही में एस्मॉन्ड बी मार्टिन प्राइज से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 2023 में शुरू किया गया था। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ये अवार्ड हर साल देती है। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ये संस्था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली ही संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की। अच्छा, ये जो अवार्ड है ना, अभी केवल अनाउंस हुआ है। अप्रैल मंथ में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का समारोह आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट मंथ, तब अवार्ड दिया जाएगा, अभी केवल अनाउंस हुआ है। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? ये लाइट हाउस की बात की जा रही है। अभी तक आपने देखा होगा लाइट हाउस जो होते हैं ना, वो समुद्र में होते हैं, है ना, मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा। लाइट हाउस कहां होते हैं? समुद्र में। लेकिन पहली बार इंडिया में नदी आधारित प्रकाश स्तंभ रिवराइन लाइट हाउस स्थापित किए जाएंगे, और ये स्थापित किए जाएंगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अनाउंस किया है भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस, इसकी आधारशिला रखी है। 4 लाइट हाउस बनाए जाएंगे और ब्रह्मपुत्र पर बनाए जाएंगे असम राज्य में। 2 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी केवल इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो परियोजना ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाई जा रही है। एक्चुअल में क्या है, दिन में तो ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो असम का क्षेत्र है ना, वो नेशनल वाटरवे सेकेंड में आता है, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग क्षेत्र 2 में आता है। तो वहां पर जो ट्रेड होता है नदी के माध्यम से, रूट के माध्यम से, दिन में तो ठीक है, रात में जो ट्रेड करने वाले जहाज है, जो नाव हैं, उनको सहूलियत हो, सुरक्षित 24/7 नेविगेशन उनका सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी में अब लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। पहली बार है इंडिया में या आसपास की समुद्र के बजाय किसी नदी के किनारे लाइट हाउस इंडिया में स्थापित किए जाएंगे। तो 4 जगह पर बनेंगे लाइट हाउस। एक पांडु, एक तट है गुवाहाटी में, जो कि साउथ में देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र पर। एक गोगीबिल, ये डिब्रूगढ़ में। एक सिलघाट, ये नगांव डिस्ट्रिक्ट में है। और एक विश्वनाथ घाट ये बनाया जाएगा, लाइट हाउस बनाया जाएगा। चारों में से एकमात्र लाइट हाउस होगा विश्वनाथ घाट पर, जो कि नॉर्थ कोस्ट पर बनाया जाएगा नदी के, बाकी सब साउथ कोस्ट पर बनाए जाएंगे। ठीक है, लाइट हाउस 20 मीटर ऊंचे होंगे। एक नेविगेशन स्ट्रक्चर के रूप में ये काम करेंगे, नेविगेशन का काम करेंगे। नदी में एक तो सोलर एनर्जी से चलेंगे, और 14 नॉटिकल मील तक आराम से जो जहाज या नाव है वो इस लाइट हाउस को देख पाएंगे, और ये रास्ता दिखाने का भी काम करेगी। 84 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है टोटल प्रोजेक्ट की, और 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा नेशनल वाटरवे 2 पर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर नेशनल वाटरवे है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसे बनाया गया। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, रिपीट कर देता हूं मैं। शुरुआत होती है इसकी सादिया जिले से। यहां पर देखिए तिनसुकिया क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र में शुरू होता है और खत्म होता है डुबरी में।
जो कि असम का ही पश्चिमी कोना है। तो टोटल 891 किलोमीटर की लंबाई है टोटल इस राष्ट्रीय जल मार्ग की। ठीक है, तो इसी पर असम राज्य के अंदर ही पूरा मार्ग है, तो असम में इसी नदी पर लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, याद रखना। इंटरनेशनल विमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में विमेन्स के राइट, इक्वलिटी, एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, है ना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, पूरे वर्ल्ड के जो देश है वो इसके प्रति अवेयर हों, और जो भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ उसको रोकने के लिए, उन पर जो भी जुल्म किया जाता है उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो 8 मार्च की डेट है ये। 2026 की थीम की बात करें तो राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, ये 2026 की थीम है। 2025 में एक्लेरेट एक्शन इसकी थीम रखी गई थी। तो 2 साल की याद करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे, तो 2 साल की थीम पूछी जा सकती है। वैसे भी एग्जाम में 1.5-2 साल का करंट अफेयर आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, यहां पर इससे मनाया जाना शुरू किया गया था। एक्चुअल में विमेन प्रोटेस्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 19 मार्च 1911 में। मतलब विमेन्स के अलग अलग जगह पर जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, उनको जोड़कर विमेन एम्पावरमेंट की एक मशाल शुरू होती है, और 19 मार्च 1911 को पहली बार यह मनाया जाता है। लेकिन शुरुआत में सारे देश इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आगे चलकर 8 मार्च 1917 में रशिया में भी महिलाओं की एक प्रोटेस्ट होता है, और वहीं से ये पूरे वर्ल्ड में फैलता है। और उसके बाद 8 मार्च की डेट को फिक्स किया जाता है। हर कुछ देशों में कुछ नहीं मनाते थे, कुछ मनाते थे। फाइनली 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया और 8 मार्च की डेट को मान्यता दे दी। तब से पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे के रूप में मनाया जा रहा है। इजी, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज आपको। आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप मास्टर स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको ये काफी हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मास्टर स्टडी मटेरियल की एनटीपीसी के लिए इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। काफी अफोर्डेबल प्राइस में यह अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आज के सेशन की पीडीएफ तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को डायरेक्ट चेकआउट कीजिए, वहां से आप पीडीएफ और मॉक टेस्ट तो ले ही लेना आज के सेशन का। आगे आइए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, चीन में हुरून का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, एक संस्था है जो कि वेल्थ रिसर्च और एनालिसिस का काम करती है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट हर साल ये वर्ल्ड के जो सबसे अमीर व्यक्ति है उनकी एक लिस्ट जारी करता है। 2026 में अभी ये लिस्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के, इंडिया के या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, ये हैं मुकेश अंबानी, इंडियन। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए। अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर है, तो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक। एलन मस्क, इनकी 792 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकी संपत्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है। सेकंड पर वर्ल्ड में आते हैं जेफ बेजोस, अमेजन वाले, और फिर लेरी पेज आते हैं 271 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर, है ना, गूगल के को फाउंडर। तो ये टॉप 3 हैं। अगर इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो भारत के मुकेश अंबानी 17वीं रैंक पर आते हैं, लेकिन एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस ग्लोबल लिस्ट में 17वें नंबर पर, और फिर गौतम अडानी इंडियन है जो कि 23वीं रैंक पर आते हैं। तो इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा? गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के। तो ये ग्लोबल लिस्ट में 17 और 23 नंबर पर है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट पर मुकेश अंबानी, सेकंड पर अडानी। ठीक है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट
चाइना का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वेल्थ रिसर्च और एनालिसिस का काम करता है। इसकी 15वीं एडिशन आई है इसकी रिपोर्ट की, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। इसमें 73 देशों के 4020 बिलियनियर्स को शामिल किया गया है। लगभग मुकेश अंबानी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। 9.8 लाख करोड़ संपत्ति है, 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है मुकेश अंबानी के पास। भारत में अब 308 बिलियनियर्स हो गए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। भारत यूएसए और चाइना के बाद बिलियनियर्स के मामले में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यूएसए में है, सेकेंड पर चाइना और तीसरे पर आता है इंडिया। ठीक है, इंडियन बिलियनियर्स की अगर नेटवर्थ देखते हैं तो ये 112 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, जितने भी इंडियन को काउंट किया गया है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। मुकेश अंबानी की संपत्ति 9.8 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इंडिया में सेकंड नंबर पर है गौतम अडानी, 7.5 लाख करोड़ की इनकी नेट वेल्थ कैलकुलेट की गई है। तो यह है बेसिक, याद रखिएगा। टॉप 3 में एलन मस्क, सेकंड पर जेफ बेजोस और थर्ड पर आ जाता है लेरी पेस। ये तीनों की कंपनी है। टेस्ला, स्पेसएक्स, अमेजन और गूगल के को फाउंडर है लेरी पेस। ठीक है, बस इतना याद रखना था। इनकी संपत्तियों का डेटा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वर्ल्ड में सबसे अमीर कौन, टॉप 3 कौन, इंडिया में टॉप कौन, तो ये याद रखिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट हर साल आती है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है, चाइना शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और संस्था क्या करती है ये भी आपको पता चल गया। आगे बढ़े। बॉर्बी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? बॉर्बी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। आंसर डी हो जाएगा। ये क्या है? देखो, एक अमेरिका की टॉय कंपनी है, स्टील कंपनी। टॉय कंपनी का नाम स्टील कंपनी, ठीक है। सॉरी, स्टील नहीं, मेटल कंपनी, स्टील बोल रहा हूं, मेटल कंपनी। टॉय कंपनी अमेरिका की। अब ये जो कंपनी है ना, एक्चुअल में इंटरनेशनल विमेंस डे पे वर्ल्ड की जो प्रेरणादायक महिलाएं, उनकी एक टीम अनाउंस करती है और उनकी जो टीम के मेंबर है ना, उनकी थीम पर बारबी डॉल बनाती है। एक बारबी बहुत ही फेमस डॉल है जो इसी कंपनी की है, मेटल कंपनी। तो सबको मतलब सम्मानित करने के लिए डॉल की श्रृंखला बनाती है, पूरी एक टीम बनाती है। तो भारत की पहली प्लेयर या खिलाड़ी जिसको इस टीम में शामिल किया गया है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल किया गया है, यह बनी है स्मृति मंधाना, भारत की क्रिकेटर। तो बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर इंडिया की। ओके, तो आपने इमेज तो देखी ली, एक बारबी डॉल है जो कि स्मृति मंधाना पे बनाई गई है, क्योंकि ये प्रेरणा है, इंडिया में बहुत ही फेमस है और महिलाओं के बीच में सम्मानित है। पूरे इंडिया में सम्मानित है, वर्ल्ड में सम्मानित है, लेकिन महिलाओं के बीच में प्रेरणा की तरह देखा जाता है, तो इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। तो ऐसी प्रसिद्ध महिलाएं जो कि प्रेरणादायक स्टोरी है जिनकी, उनको शामिल किया जाता है। वर्ल्ड में सेरेना विलियम्स को भी इसमें शामिल किया गया है, यूएसए की टेनिस प्लेयर है। तो ऐसी काफी सारी महिलाएं। ठीक है, मेटल कंपनी एक अमेरिकी टॉय कंपनी है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे फेमस तो बारबी डॉल इसी के द्वारा बनाई जाती है। हॉट व्हील्स नाम का एक टॉय इसके द्वारा बनाया जाता है और काफी सारी अलग अलग टॉयज बनाए जाते हैं। स्मृति मंधाना मुंबई से आती है। काफी सारी उपलब्धियां हैं। वैसे वनडे में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था 2025 में विराट कोहली का। उनका 53 बॉलों पर सेंचुरी का रिकॉर्ड था। इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया था स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों पर। स्मृति मंधाना का जो शतक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था 50 गेंदों में। स्मृति मंधाना को 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आईसीसी के तो काफी सारे अवार्ड है स्मृति मंधाना के पास। आगे आइए। मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्षेत्र में किस गैस के रिसाव के कारण लगभग 2600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर बचाया गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र का एक पालघर जिले में एक बॉयसन जगह है, यहां पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक पूरा रीजन है जो कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। वहां पर ओलियम गैस के रिसाव के कारण, एक जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है, इसके रिसाव के कारण
2600 लोगों को बचाया गया। तो ये हादसा हुआ था पालघर में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्षेत्र में। यहां पर एक कंपनी है, एक कंपनी का केमिकल प्लांट था, यहां से ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। तो ओलियम गैस के टैंक में रिसाव के कारण 5 किलोमीटर ऊपर तक इसका धुआं गया था, क्योंकि टॉक्सिक गैस है तो लोगों को काफी प्रॉब्लम आई थी। 2600 लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, बचाया गया, और एनडीआरएफ, बार्क, फायर ब्रिगेड की टीमों को यहां पर तैनात किया गया था। अगर हम यहां पर ओलियम गैस की बात करते हैं, क्योंकि ये गैस इंपॉर्टेंट है, तो ये दो अलग अलग जो पार्टिकल्स उनका घोल है, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, इनका एक घोल है दो पदार्थों का। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, क्योंकि अगर एक टॉक्सिक गैस है तो इससे त्वचा में जलन, काफी अलग अलग, सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, तो आंखें भी इसमें प्रॉब्लम में आ जाती है। तो काफी अलग अलग इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी पर। नॉर्मली फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, डिटर्जेंट, डाई और फार्मास्यूटिकल, इनमें इसका यूज किया जाता है। तो इसी गैस के, ओलियम गैस के रिसाव के कारण महाराष्ट्र का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सुर्खियों में रहा था। तो इस गैस का रिसाव हुआ था। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए समझौता किया है? तो नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, भारत में जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है या आकांक्षी ब्लॉक है ना, वहां पर जो पोषण है, जो स्वास्थ्य है, उनमें सुधार के लिए नीति आयोग ने यूनिसेफ इंडिया के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग मिलकर भारत में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल ब्लॉक है, वहां पर स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन की स्थिति को सुधारने के लिए काम करने वाले। तो ये जो नीति आयोग का समझौता है, ये किसके साथ हुआ है? यूनिसेफ इंडिया के साथ हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, उनमें पोषण स्तर में सुधार करना, उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस पर केंद्रित होकर यूनिसेफ इंडिया नीति आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। इंडिया में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, ये शुरू हुआ था 2018 में। इसमें भारत के पिछड़े जिले जो हैं उनको फोकस किया गया था, पिछड़े जिलों को, पिछड़े ब्लॉक को, और वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बच्चों में, माताओं में न्यूट्रिशन को डेवलप करना, न्यूट्रिशन के स्तर में सुधार करना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में सुधार करना, ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल ओवर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, इसके लिए लाया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यह 2018 में आया था। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है नीति आयोग का यूनिसेफ के साथ। नीति आयोग भारत में एक पॉलिसी थिंक टैंक है, योजना आयोग के स्थान पर यह बना था। योजना आयोग नॉर्मली 1950 में बना था, यहां पर मेंशन है वैसे प्लानिंग कमीशन, और फिर आगे चलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, पॉलिसी थिंक टैंक है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है पॉलिसी पर, पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसी बनाने पर। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा, तो अभी नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी हैं, और अभी कुछ समय पहले ही करंट सीईओ एडिशनल चार्ज दिया गया है निधि छिब्बर को, सीईओ नीति आयोग की एडिशनल चार्ज है। तो सुब्रमण्यम इनके पहले थे, तो उनका कार्यकाल खत्म हुआ, और अब निधि छिब्बर एडिशनल चार्ज संभाले हुई है नीति आयोग के सीईओ के रूप में। यूनिसेफ ये पूरे वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन से उनके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि बच्चों के लिए ही काम करती है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है यूनिसेफ का। इसकी जो भारतीय बॉडी है वो यूनिसेफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। आईबीएम ने भारत में किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? आईबीएम यूएसए की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके लिए काम करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण करना है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना, ये सारे काम आईबीएम के द्वारा किए जाते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है यूएसए की। तो इसने भारत में अपना सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है वो संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर के नाम से लॉन्च किया है।
ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब कैंपस में इसकी शुरुआत की गई है आईबीएम के द्वारा। भारत में इनका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है, संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। किया क्या जाएगा, तो यहां पर भारत में स्पेशली ये जो है ना इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हब होगा। यहां पर आईबीएम जो है वो अदर कंपनीज के साथ मिलकर एआई के डेवलपमेंट, इसके अलावा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और अदर चीजों पर काम करेगा। तो उद्देश्य एआई सॉल्यूशन को बढ़ावा देना, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सारे काम इस रिसर्च सेंटर में किए जाएंगे। तो यह संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है आईबीएम का, इंडिया में पहला, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ऑब्जेक्टिव पता चल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेनली काम किया जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा और हाइब्रिड क्लाउड या फिर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मजबूत करना और इंडिया को एआई इनोवेशन हब बनाना इसका मेन उद्देश्य है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्माण करती है। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन है इंडियन नेवी का। ऑपरेशन संकल्प वैसे ये पुराना है, काफी पहले इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसका लॉन्च देखें ना तो इसको लॉन्च किया गया था 19 जून 2019 को। ऑपरेशन संकल्प को इंडियन नेवी का मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन है। अभी इसको फिर से एक्टिव किया गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी प्रॉब्लम है। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही पढ़ा है, आप सभी को पता है ईरान के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के दक्षिण में। अब हुआ ये कि जब इजराइल और यूएसए ने इस पर अटैक किया ना, तो इजराइल ने इनिशियली इसको बंद कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। बाद में ईरान ने बंद कर दिया था। बाद में ईरान ने कहा कि हमने केवल इजराइल और यूएसए के लिए इसको बंद किया, बाकी जो वर्ल्ड का ट्रेड यहां से होता है वो वैसा ही होता रहेगा। अब इंडिया के काफी सारे जो मर्चेंट शिप हैं, जो ट्रेड शिप है, व्यापारिक जहाज है, वो ऑब्वियसली बात है यहां से होकर गुजरते हैं। इंडिया के जो क्रूड ऑयल की आवश्यकता का जो ऑलमोस्ट आधा 40% तक हॉर्मुज से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अब भाई जो ये मर्चेंट शिप है इनकी सुरक्षा करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमारे शिप जो हमारे लिए सामान लेकर आता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार फिर से एक्टिव किया गया है ऑपरेशन संकल्प को इंडियन नेवी के द्वारा। तो इंडियन नेवी इन शिप्स की निगरानी करेगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी। तो ऑपरेशन संकल्प पश्चिमी एशिया में जो तनाव है उस पर फिर से एक बार चर्चा में इंडियन नेवी ने इसको एक्टिवेट किया है। भारतीय कमर्शियल वेसल्स को सुरक्षा देना, जो पायरेसी है या फिर मैरीटाइम थ्रेट से उससे निपटना और भारत के मैरीटाइम ट्रेड रूट को सुनिश्चित करना, सेफली सारे हमारे ट्रेड जो वेसल्स हैं या जो शिप है वो इंडिया आ सके, है ना। तो भारत का लगभग 62% ऑयल इंपोर्ट पर्शियन गल्फ रीजन से होता है और इसमें से भी अधिकतर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से हमारे मर्चेंट शिप को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। तो यह है ऑपरेशन संकल्प, याद रहेगा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को यह कनेक्ट करता है। यहां पर यह है फारस की खाड़ी और यह है ओमान की खाड़ी और यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के कंट्रोल में। ये इमेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल का 20 से 30% तक इस स्ट्रेट से ही सप्लाई होता है और इसमें से इंडिया का भी बहुत सारा क्रूड यहां से सप्लाई होता है। 40 से 50% तक इस स्ट्रेट से होकर आता है, 45 से 50% तक। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट थे सारे। तो यहां पर हमारे 9 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काफी राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए हैं। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है? तो यह है आर्टिकल 155। संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत लीगल राइट है? तो ये 64% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या है?
तो यह है प्रगति और विकास। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह है सफीना हुसैन। प्रसिद्ध हट्टी रसाला महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोक अदरक पहली बार एक्सपोर्ट किया गया विदेश में, यह असम राज्य से संबंधित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह स्थापना दिवस है 176। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? तो यह एआई टूल है सुदर्शन। भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो यह कार्यकाल है किसका? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। और अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के केरला स्टेट में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट, जो कि कोझिकोड है, वहां पर स्थापित की थी। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश। और पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल विमेन्स हॉकी लीग 2024-25 का विनर कौन है? 2025 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? और क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर है? सिंपल, आराम से नोट करो, पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।